जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था और कल के लेक्चर में हमने ऑफर के बारे में स्टडी किया था, ऑफर के एसेंशियल्स और कम्युनिकेशन और रेवोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए कल के लेक्चर में से। जी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ऑफर को लेटर साइन कर देता है, लेकिन ऑफर उसे पढ़ता नहीं और रेवोकेशन का लेटर साइन कर देता है। ये कंसेप्ट आज सीखेंगे हम। ये कंसेप्ट आज में सिर्फ यही सिखाना है मैंने। कंसेप्ट 2 कंसेप्ट सिखाने हैं, उनमें से एक कंसेप्ट यही है। जी इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, फर्ज कीजिए कि कॉलेज ने बाहर कोई बोर्ड लगा दिया कि टीचर है, टीचर का नाम है, उसके आगे फीस है। आप अगर कॉलेज के अंदर अब आए और आपने फीस कॉलेज मैनेजमेंट के हवाले की और कहा मुझे एडमिशन दीजिए, कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा एडमिशन तो क्लोज्ड, बैच फुल हो गया, क्या आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं कि आपने बाहर जो बोर्ड लगाया था ये आपकी ऑफर थी, मैंने आपको आपकी फीस दी, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अगर आप मुझे सीट नहीं दे रहे, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। केस फाइल कर नहीं, कॉलेज का बाहर बोर्ड लगाना ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। ये आपको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है। ठीक है, ऑफर जब आप कॉलेज में आएंगे उनसे कहेंगे मुझे एडमिशन चाहिए, ये ऑफर है। और अगर मैनेजमेंट उसको ओके करती है, आपकी फीस एक्सेप्ट करती है, फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब तक फॉर्म फिल नहीं करते तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन्विटेशन टू ऑफर और कंसेप्ट है और ऑफर और कंसेप्ट। और मैंने आपको बताया 4 एग्जांपल्स बताई थी आपको, जो खास तौर पे मैंने कहा था केस स्टडी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, जिनमें इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ऑक्शन वाली एग्जांपल थी, डिपार्टमेंटल स्टोर वाली एग्जांपल थी, डिपार्टमेंटल सर्कुलेशन वाले थे, हाँ जी टेंडर वाले थे। शाबाश, ये 4 एग्जांपल क्लियर। और कोई क्वेश्चन? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में हमने पढ़ा है कि पार्टी जब आपस में डीलिंग कर रही हो ना, एक दूसरे को कोई काम करने के लिए कह रही हो, तो उनके दरमियान में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा। अगर पार्टीज का इरादा एक दूसरे की बात मानने का, उसके ऊपर अमल करने का तो है, लेकिन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा नहीं है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब यह होता है कि अगर किसी पार्टी ने वो बात ना मानी ना, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगल रिलेशनशिप का मतलब यह होता है। अब रोजमर्रा के जो हम बहन भाई एक दूसरे को या फैमिली मेंबर एक दूसरे को काम कहते हैं और दूसरा बंदा एग्री कर भी लेता है बाज़ औक़ात कि हाँ ये मैं काम कर दूंगा, अगर वो काम ना करे तो क्या हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं? नहीं। क्यों? और उस पहले एग्री करते हुए भी हमारे ज़हन में ये होता है कि अगर ये काम इन्होंने ना भी किया ना फिर भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए वो कहता है जो इस तरह के आपके प्रॉमिस होते हैं ना एक दूसरे के साथ, फैमिली मेंबर, सोशल एग्रीमेंट्स वगैरह, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। इनकी खिलाफ वर्जी पे आप कोर्ट में ना आए। ठीक है, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। लेकिन हाँ, जो बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं डेली लाइफ में, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। आपने किसी को से मोबाइल खरीदा नया कह के, उसने कहा नया है और बाद में पता चला वो तो पुराना मोबाइल था, यूज में था, रिफर्बिश था, आप क्या उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपने रिपेयर करने के लिए किसी बंदे को मोबाइल दिया और वो गुम कर दिया उसने, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, कोई प्रॉब्लम हो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स के दौरान में, दोस्तों के दरमियान में सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नॉर्मली नहीं। हाँ, अगर स्टाम्प पेपर भी आप करवा लें उसको पक्के कागज पे, लीगल डॉक्यूमेंट, फिर उसमें भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आ जाए, उस वक्त आएगी, वरना नहीं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी ना, समटाइम डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते, बहन भाई में जायदाद के झगड़े हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब उनमें जो सेटलमेंट होगी वो उसे अगर आप लीगल पेपर के ऊपर करवाएं तो बिल्कुल उसको लीगली फिर इन्फोर्स करवाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है सोशल एग्रीमेंट्स में। समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? जी
ऑफरी की डेथ हो जाए आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो फिर जब एक्सेप्टेंस भी होगी वो तो फिर एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद अगर ऑफरी की डेथ हो जाए एक्सेप्टेंस के बाद, ऑफरी से मुराद एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस के बाद अगर एक्सेप्टर की डेथ हो जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वैलिड, उसके ऊपर नहीं वो फिर किया जाए। लेकिन इसमें आगे फर्दर डिस्कशन फ्यूचर के टॉपिक में चैप्टर में है, वो मैं अभी नहीं छेड़ा। सिर्फ ये जितना आपने क्वेश्चन पूछा उतना बताया आपको कि एक्सेप्टेंस वैलिड हो गई ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और की क्वेश्चन? नहीं, ऑफरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो फिर वाली वारसान करेंगे उसको, जो वाली वारसान होते हैं कुछ। जी हाँ, ये मैं आज बताऊंगा। ये यहाँ पे जो इन्होंने कहा सर, आपने कहा था साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, तो वो जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ था और कोई दूसरा बंदा आया और उसने आगे गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू की, वो तो साइलेंट रहा था गाड़ी वाला, तो उसमें आपने क्यों कहा कि ये एक्सेप्टेंस हो गई है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, आपको याद है हमने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का नाम दिया था, ठीक है? तो वो भी तो साइलेंस थी। उसके इस स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर लॉ ने ये वाली 8वीं वाली रखी हुई है। ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कि इसमें वो बेसिकली कहता यह है कि अगर आप साइलेंट है लेकिन चुप करके फायदा ले रहे हैं, कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हैं चुप करके, तो कहता है ये वाली साइलेंस एक्सेप्टेंस ही समझी जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है और आप फायदा हासिल कर, कुली ने आपका सामान उठाया और अब गाड़ी तक लेके गया, ठीक है? आप चुप करके उसके साथ चल रहे हैं, तो आप कंसीडरेशन रिसीव कर रहे हैं। ये आपके बिहेवियर कंडक्ट से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है जी? और की क्वेश्चन? जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट में था। जी जी बिल्कुल था। 16 में क्या कह रहा है? Jazib offers to sell his scooter to Babar for ₹40,000 if Babar joins the ABC club within a week. अब देखें ऑफर दी, लेकिन कौन सी ऑफर हुई? कंडीशनल ऑफर। और फिर उसने टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया, कंडीशन है क्लब ज्वाइन करे, और टाइम क्या है? अच्छा, क्लब ज्वाइन तो किया लेकिन हफ्ते के बाद किया, तो ऑफर वैलिड है? नहीं नहीं। अब आगे क्या हुआ? कहते हैं बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, उसने क्लब ज्वाइन नहीं किया विद इन अ वीक, यानी कंडीशन पूरी नहीं की। इज इट बाइंडिंग फॉर जाजिब टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर? नहीं, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं, कंडीशन पूरी नहीं की, ऑफर वाइड लैप्स कर गई ऑफर, ठीक है? तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर हो गया ये जी? क्वेश्चन नंबर 12, ए या बी? फिर इसके बाद आपने बी भी कहना है ना जिस तरह ये आपने कहा ना, मुझे पता चल गया। ए में कह रहा है अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। अदील ने कहा कि मैं ऑफर की जाजिब को घर बेचने की। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। जाजिब का इरादा है कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मेंटली एक्सेप्ट कर लिया उसने, बताया नहीं है। साइलेंस नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो कैन अदील रिवोक हिज ऑफर एट दिस मोमेंट? हाँ बिल्कुल, अदील रिवोक कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसने कम्युनिकेट एक्सेप्ट किया ही नहीं, एक्सेप्ट किया ही नहीं उसने अभी तक। मेंटली एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ ना, तो रिवोक हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जब सेंड करेगा लेटर सेंड करेगा, क्योंकि उसने कहा लेटर के जरिए। अब बी भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्ट। जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, इसका मतलब है अब एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं हो गई? हो गई। कैन अदील रिवोक हिज ऑफर एट दिस मोमेंट? अब नहीं हो सकता, रिवोक कर सकता, अब एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, और अगर यहां पे अदील की डेथ हो जाए, सॉरी ये जाजिब की डेथ हो जाए, जाजिब ने एक्सेप्टेंस देना, अभी यही क्वेश्चन था, जाजिब की डेथ हो जाए फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल। अब उनके वाली वारसान सेल परचेज करेंगे जो भी करना। हाँ, लेटर तो पहुंचा ही नहीं, वो तो अभी
रास्ते में है, ये आज के लेक्चर में बताना। कल भी एंड में यही कंसेप्ट डिस्कस हुआ था ना, मैंने आपको रोक दिया था, ये आज डिस्कस करना है। बहरहाल लेकिन अच्छी बात ये है कि बेस डेवलप हो गई आपके जहन में। ये क्वेश्चन आ गया कि अगर एक्सेप्टर लेटर सेंड कर दे और अभी रास्ते में हो तो उसका क्या स्टेटस होगा। ठीक है, हाँ, वो कह रहे हैं कम्युनिकेट तो नहीं हुआ, इस पे मेरा इख्तलाफ है। ठीक है, कि कम्युनिकेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है, ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं हुआ। वो बहरहाल अभी इसके ऊपर डिस्कशन करनी है हमने, आप अभी किसी नतीजे पे ना पहुंचे। लेकिन ये जहन में रखे जो वर्क इन प्रोसेस, अकाउंटिंग में कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, मुंह से ये लेटर है, इसका स्टेटस क्या होगा ये आज डिस्कस करना है। और कोई क्वेश्चन भाई? ये 12 डिस्कस हो गया ना, 12 में जो था वो चीज हो गई ना, बस 12 से एक कंसेप्ट मजीद निकला है जो मैंने आपको बताना है, अभी डिस्कस करना है जी। हाँ, 15 में मारिया ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, लेकिन स्पेसिफिक टाइम नहीं था। लॉ ये कहता है, ये आज बताना था आपको यहां पे, स्टिपुलेटेड या रीजनेबल टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है। और जो स्पेसिफाई ना किया गया हो तो फिर जो भी चीजें डिलीवर होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो विद इन रीजनेबल पीरियड या विद इन रीजनेबल टाइम परफॉर्म होने चाहिए। और लॉ कहता है ये रीजनेबल क्या है, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। रमजान में आपने दर्जी को कपड़े दिए सिलाई करने के लिए, लेकिन ये तय नहीं पाया कि वो आपको कपड़े कब देगा, एग्री कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, ईद से पहले पहले दे। रीजनेबल, इस केस में रीजनेबल टाइम ईद से पहले पहले। ठीक है, तो उसी तरह हालात पे डिपेंड करेगा जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आज के लेक्चर की तरफ चलें, चले। आज थोड़ा सा ही काम है हमारा, और केस स्टडी की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करेंगे, कंसेप्ट थोड़े कम। आज कल हमने पढ़ा था ऑफर के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, एक्सेप्टेंस में जिस तरह ऑफर में हमने पढ़ा एसेंशियल्स, कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन, उसी तरह एक्सेप्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस में यह चीजें पढ़ते हुए हमें आसानी होगी। क्यों भला? क्योंकि तकरीबन यही चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कल हमने ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी, आज एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ऑफरी के पॉइंट ऑफ, चीजें वही है, मतलब एंगल हमारा, सिचुएशन वही है, एंगल हमारा बदल गया। इसी तरह लेकिन केस स्टडी में भी आपने ध्यान रखना है कि उसने अदील और बाबर की केस स्टडी बनाई है ना, तो रिक्वायरमेंट में हमें अदील के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने को कह रहा है कि बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। राइस की बुक में रेफरेंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5-6, आईकैप की बुक में सेक्शन 2.2, 2.3, राइस की बुक में आपकी होम असाइनमेंट ये है। ठीक है, इनमें से आप कुछ हस्बे तौफीक हस्बे इस्तात रिटन फॉर्म में कर लें क्वेश्चन, और कुछ ओरल कर लें। बेहतर यही है कि जितने ज्यादा हो सके उतने रिटन फॉर्म में करें। और अब चूंकि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आईकैप की बुक में और राइस की बुक में भी हर चैप्टर के एंड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी आने हैं। तो आपने आज एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करना है जाके। ठीक है, आपकी आज की असाइनमेंट, चूंकि आज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो असाइनमेंट आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन स्टिल ये असाइनमेंट 1.25 घंटे 1.5 घंटे में इजीली एवरेज स्टूडेंट कर लेगा इसको। आईकैप की बुक में एग्जांपल नंबर 27 से 41, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 to 5 और फिर एमसीक्यूज है। स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस की एसेंशियल, यानी एक एसेंशियल का मतलब क्या है कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए किन चीजों का होना जरूरी है। लीगली वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए किन, ये चीजें होगी तो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और एक्सेप्टेंस में से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो फिर इसका मतलब वो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो ये चीजें वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी हैं, इनके बगैर एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली चीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि जैसी ऑफर आई है ना, आपने एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना है, एज इट इज डिसीजन करें यस या नो, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, शाबाश, काउंटर ऑफर समझी जाएगी। और काउंटर ऑफर क्या करती है, ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। तो हमने एक्सेप्टेंस जो देनी है तो वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऑफर का अनकंडीशनल होना जरूरी नहीं है, ऑफर के साथ कंडीशन अटैच की जा सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी जरूरी है, वरना काउंटर ऑफर बनेगी। आगे चलें, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट करना जरूरी है, यानी ये लाजमी है कि जो ऑफरी है, या उसे हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ऑफरी है, ये अगर फैसला करता है कि मैंने इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस के बारे में ऑफरर को बताए। अगर ये सिर्फ साइलेंट रहता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अपने माइंड में ओके कर लेता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इसे ऑफरर को बताना पड़ेगा। हाँ, बताना कैसे है वो डिपेंड करता है, ठीक है, बताना कैसे है वो डिपेंड करता है। अगर उसने कोई मोड बताया हुआ है तो उसी तरीके से बताए, नहीं मोड बताया कोई भी रीजनेबल तरीके से बता दे, एक्सप्रेस से इम्प्लॉयड, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है। अच्छा बताइए, अगर ऑफर ने ये कहा कि क्या आप में एसी 70,000 में खरीदेंगे, अगर 3 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया ना तो चौथे दिन एसी लेके आपके घर पहुंच जाऊंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ऑफर एक्सेप्ट है। 3 दिन तक जवाब नहीं आया, क्या एक्सेप्टेंस हो गई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। क्यों? तब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर कोई साइलेंस रहता है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं, उसने कम्युनिकेशन ही नहीं की एक्सेप्टेंस की। इसी तरह अगर कोई कम्युनिकेट नहीं करता लेकिन अपने जहन में माइंड बना लेता है मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, तब भी एक्सेप्टेंस। आगे वहां जाजी वाला केस हमने पढ़ा ना, वो इसी कंसेप्ट से रिलेट कर रहा था। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बाय पर्सन टू होम इट इज मेड, यानी जिसको ऑफर की गई उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं ऑफर इसको किया, ये भाई एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं इनको ये कहता हूं कि ये कैलकुलेटर क्या आप 1000 रुपए में खरीदेंगे, ऑफर मैंने इनको की, ये कहते हैं ले सर 1000 रुपए, क्या ये जो मुझे 1000 रुपया दे रहे हैं ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस का जरूरी है कि जिसको ऑफर की गई उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। किसी दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस आती है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस। हाँ, ये कह सकते हैं लीगली कि ये इनकी ऑफर है, ये इनकी ऑफर है मुझे, लेकिन क्या ये काउंटर ऑफर है? नहीं, ये काउंटर ऑफर नहीं, सिंपल ऑफर। काउंटर ऑफर तब होती जब ये कहते सर 1000 नहीं 800 का दे, ये काउंटर, ये अलग से इंडिपेंडेंट ऑफर है इनकी तरफ से। ये बात समझ आ गई? चल, हाँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों ने ना प्रैक्टिकली, जिनका बड़ा बिजनेस है फैला होता है, उन्होंने अपने कुछ एजेंट अपॉइंट किए होते हैं, उन्होंने अपने कुछ एजेंट अपॉइंट, तो उनके बिहाफ पे वो एजेंट ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बाज़ औक़ात कुछ ओनर होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा था दुकान पे ओनर मौजूद नहीं होता, वो किसी मैनेजर को बिठा देता उधर, और सप्लायर जब आता है तो वो उसको ऑफर करता है, लेकिन वो असल में जो मैनेजर उधर बैठा हुआ है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बैठा हुआ, वो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर बैठा हुआ है। तो अगर ऑफर किसी एक बंदे को की गई वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, या उसका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज, जिसको वो ऑथोराइज करे कि भाई इसमें ये डीलिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे बात का कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर बेचना उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो फर्ज कीजिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा घर बेचना है, अब वो क्या कहते हैं भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, घर बिकने का इंतजार नहीं कर सकता, यहां पे किसी को अपना ऑथोराइज्ड एजेंट बना के चले जाते हैं कि हमारे बिहाफ पे तुम ये घर बेच देना। अब जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह है वो बंदा तो नहीं करेगा, लेकिन एजेंट, लेकिन ये एज्यूम किया जाएगा कि ये ट्रू ओनर की तरफ से ही एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो उसका ऑथोराइज्ड एजेंट है,
ठीक है, तो आगे चल के हमारा एक एजेंसी वाला टॉपिक, अभी तो इतना अहम नहीं है ये रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट वाला टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव वाला, लेकिन आगे चल के आएगा कंसेप्ट जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि ऑफर उसको किसी पर्सन को की जाए, वो भी एक्सेप्ट कर सकता है और उसका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव भी ठीक है, लेकिन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कह लेना तो ज्यादा लीगल बन जाता है। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहता है मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, वो नहीं होगा, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में। जी एजेंट, हाँ मैंने इसलिए कहा एजेंट एक्सेप्टेंस देने ओनर एग्री ना हो तो क्या होगा, ये हमारे टॉपिक में सारी डिस्कशन है जो बेसिकली एजेंसी वाला या रिप्रेजेंटेटिव वाला, वहां पे डिस्कस करेंगे। वहां पे सबसे ज्यादा इशू यही डिस्कस हुआ, क्योंकि एजेंट यही करता है, वो अपना भी माल बनाने के चक्कर में बाज़ औक़ात पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक नहीं, वो एडवांस टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे। ये बात समझ आ गई, जिसको ऑफर की गई उसी में एक्सेप्टेंस देनी है, या अगर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है वो भी उसके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकता है। लेकिन नॉर्मली केस जब आएगा ना, ए ने बी को ऑफर की, सी ने कहा मुझे मंजूर है, तो आपने क्या अज्यूम करना है, सी एजेंट है कि नहीं है? नहीं। हाँ, जब एजेंट होगा तो क्वेश्चन में क्लियरली बताएगा, जब कुछ नहीं बताया हुआ तो आपने ये अज्यूम करना है कि और बंदा है। नेक्स्ट, स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड। क्या ऑफर में स्पेसिफाई किया जा सकता है कि मंजूर है तो 10 दिन के अंदर अंदर जवाब दो, तो इसका मतलब है अब एक्सेप्टेंस कितने दिन में आना जरूरी है। और अगर ऑफर में टाइम नहीं बताया गया तो रीजनेबल टाइम में, और रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये केस टू केस वेरी करेगा, ये केस के लिहाज से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टिपुलेटेड और रीजनेबल मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैनर का मतलब क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऑफर में स्पेसिफाई किया गया है कि मंजूर है तो व्हाट्सएप में मैसेज करना, ईमेल करना, लेटर के जरिए जवाब देना, फैक्स करना। अगर ऑफर में मैनर स्टिपुलेटेड है, स्पेसिफाइड है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा? स्पेसिफाइड। और अगर मैनर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल मैनर। और रीजनेबल मैनर क्या है? ये केस टू केस वेरी करेगा। हाँ, अगर स्टिपुलेटेड था मैनर और ऑफरी ने डेविएटेड मैनर में, यानी किसी दूसरे मैनर में एक्सेप्टेंस दे दी, पहला वन वर्ड आंसर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, लेकिन इसको मजीद एक्सप्लेन करें। एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, लेकिन ऑफरर के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑफरर के पास चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले, या और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, हाँ बताना जरूरी है उसको कि भाईजान आप, मैंने जो तरीकाकार कहा था ना, आपने दूसरे तरीके से एक्सेप्टेंस भेजी है और मुझे ये तरीकाकार से मंजूर नहीं है, आप जिस तरीके से मैंने कहा है उसी तरीके से भेजे तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वरना नहीं। यानी ये बताना जरूरी है। अगर ऑफरर नहीं बताता, साइलेंट रहता, तो लास्ट क्या अज्यूम करेगा? एक्सेप्ट। हालांकि मैनर डेविएटेड था लेकिन फिर भी एक्सेप्ट समझा। क्यों? क्योंकि मैनर के बारे में लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इतना सख्त रवैया नहीं रखा मैनर के बारे में। मैनर वाली बात समझ आई? आगे चलते हैं। नॉट बिफोर ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती। है ना, वो कुत्ता गुम हो गया, वो जंगलों में ढूंढने के लिए निकल गया, उसको पता ही नहीं पीछे ऑफर क्या हुई है, जनरल ऑफर हुई थी पीछे कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा 1000 रुपया मिलेगा। अब वापस आया उसने, इसका मतलब है जब जो कुत्ता ढूंढ लिया उसने, तो उसने अपना काम कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गई उसकी। एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर पता चली उसे, क्या इनाम का हकदार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती, ऑफर के बाद होगी। पहले ऑफर पता चलेगा तो बाद में एक्सेप्टेंस होगी, वरना नहीं होगी। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिन्यूड। हमने कल पढ़ा था ना, ऑफर किन किन तरीकों से रिजेक्ट हो सकती है, पढ़ा था ना हमने। तो बताइए किन किन तरीकों से रिजेक्ट हो सकती है? ये रिजेक्शन बाय ऑफरी और डेथ
काउंटर ऑफर, रेवोकेशन, कंडीशन नॉट मेट, डेथ बता दिया उन्होंने, और डेथ बिफोर एक्सेप्टेंस है, मॉडिफाई हो जाए क्या? काउंटर ऑफर, यार ऑफर मॉडिफाई था ना, काउंटर ऑफर से मुझे बिल्कुल समझ आ गया। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चलिए आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस, अच्छा ये तो अगर ऑफर काउंटर ऑफर से ऑफर रिजेक्ट हो गई तो क्या वो बंदा जिसने काउंटर ऑफर दी थी दोबारा एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं, जब तक रिन्यू नहीं होगी। ठीक है, वो पता है रिक्शे वाले ने कहा था, उन्होंने कहा कितने में जाओगे, उसने कहा 1000 में, मैंने कहा 800 ले लो, उसने कहा नहीं, और फिर दूसरे के साथ हो 1000। अब मैं भी अगर 1000 रुपया देने को तैयार हूं, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा एक वैसे मैं बता दूं, कभी कभार ऐसे हो जाया करेगा, ये यहां पे कंसिडरेशन नहीं बल्कि कंडीशन लिखा था, है ना? ये किसकी गलती थी भला, टीए की क्या मेरी? टीए की नहीं थी, ये गलती मेरी थी, इसलिए कि आपने देखा ही नहीं, मैंने जिस तरह उसको लिख के दिया हुआ है, मैंने जो लिख के दिया है ना वो कंसिडरेशन वासे लिख के दिया हुआ है। आपको शक है, आप देख ले पेज उधर पड़ा हुआ है, इस तरह लिख के दी। वो तो चूंकि उसे मेरे साथ काम करते करते काफी अर्सा हो गया तो उसे पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कभी कभी गलती हो भी जाती है। ये कंडीशन भी लग रहा है, कंसिडरेशन भी लग रहा है, इस वजह से तो ये कभी कभार ऐसा की गलती हो जाए ना, तो इसमें टीए का नहीं, मेरा ही कसूर है बहरहाल, लेकिन मैं लेक्चर के दौरान में इसको ठीक कर दूंगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, सुन लें। अगर हम ऑफर के साथ कोई कंडीशन अटैच करते हैं, ठीक है, ऑफर के साथ कोई कंडीशन, और कोई पर्सन उस कंडीशन को पूरा कर लेता है, कोई पर्सन उस कंडीशन को पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस हो गए। जैसे फर्ज कीजिए हमने कंडीशन ये लगाई कि हम HP का लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप 80,000 में सेल कर रहे हैं, जो जो खरीदना चाहता हो हमारे बैंक अकाउंट में 80,000 रुपये जमा करवा दे 10 तारीख तक। अब एक बंदे ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे 80,000 जमा करवा दिया, हमें नहीं बताया, हमें अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, लेकिन हमने जो शर्त रखी थी उसने शर्त पूरी कर ली। बताइए हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? भाई कैसे हो गया? उसने हमें कम्युनिकेट तो की नहीं अपनी एक्सेप्टेंस, भाई शर्त पूरी कर दी ना, शर्त पूरी कर दी, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, वो भाई कह रहे थे सर आपने कहा साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन वो जो हम गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए आया, हम चुप करके बैठे हुए थे, वो तो हम साइलेंट थे, तो शीशा साफ किया, तो इसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो आपने ये कैसे कहा कि हम लायबल हैं उसको पैसे देने के लिए? लॉ कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, अगर आप कोई कंसिडरेशन किसी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंसिडरेशन पता है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन लाजमी तो नहीं ना सिर्फ पैसों की शक्ल में हो, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल दी थी ना कंसिडरेशन की, मैंने मोबाइल लिया 10,000 दिए इनको, इनके लिए कंसिडरेशन 10,000 है, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल, ठीक है। तो अगर कोई कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो मुंह से चाहे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कंसिडरेशन का एक्सेप्ट करना ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, ठीक है। इन दोनों में यूं कह लीजिए कि एक तरह से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो रही है, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हो रही है, ठीक है। अब अगर कोई जूते पॉलिश करने वाला है, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे,
और हम चुप करके हमने सारे जूते पॉलिश करवा दिए, बाद में हमने कहा साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ला मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली, कि अगर आप किसी से कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एक्सेप्टेंस है। हालांकि आपने खुद से नहीं कहा, लेकिन बाय कंडक्ट आपका चुप करके खड़े रहना, उसको मना ना करना, ये आपकी तरफ से बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस है। ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताइए, कॉलेज वालों ने कहा कि जी बैच शुरू होने लगा हमारा 15 तारीख से, जो जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहे 15 तारीख से पहले पहले इस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दे। एक स्टूडेंट ने पैसे जमा करवा दिए, लेकिन कॉलेज को नहीं बताया। 20 तारीख को वो क्लास अटेंड करने के लिए आया, क्या कॉलेज वाले उसके लिए सीट अवेलेबल करने के पाबंद है? क्यों? उसने तो कॉलेज को कम्युनिकेट ही नहीं किया था। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन एक्सेप्टेंस है। क्लियर हो गया? ये परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, ये समझ आ गया पॉइंट? चलिए, ये हमारे एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्लियर। जी इसमें अभी जो आपने कॉलेज में एग्जांपल दी है, हाँ जी, ऑफर तो नहीं, वो तो इनविटेशन है कि जिस एडमिशन लेना हमारे बैंक अकाउंट में पैसे लेंगे। नहीं, ये अब ये ऑफर हो गया। देखिए, ये अगर कहा जाता ना कि हम इस प्राइस पे इस सब्जेक्ट का एडमिशन दे सकते हैं आपको, या ये फीस, जैसे नॉर्मली होता है कि ये टीचर है, ये सब्जेक्ट है, ये फीस है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। अगर कॉलेज इस तरह की स्टेटमेंट देना कि जिसने क्लास में एडमिशन लेना है पैसे जमा करवा दे, वो ऑफर हो जाएगी, वो ऑफर हो जाएगी, वो चेंज हो गई ना। ठीक है, तो उस वक्त में अगर आप पैसे जमा करवा देते हैं, हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन एक्सेप्टेंस है। जी हाँ, शाबाश, एक से ज्यादा लोगों ने कंडीशन पूरी कर दी, तो जिसने कंडीशन पूरी की, जी, अब वो कॉलेज का मसला है। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया तो ये कॉलेज, उन्हें चाहिए था कि ऑफर के अंदर इस तरह की लाइन लिखते कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर, या फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, इस तरह की बात ऑफर में लिखते ताकि स्टूडेंट को अंदाजा होता। अगर वो नहीं लिखते तो सबको पाबंद था। ठीक है जी, आपको बताया था कि शायद कल परसों एग्जांपल डिस्कस की थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मेडिसिन बनाते थे, तो उन्होंने कोई, जैसे समझे कोरोना वायरस है, उसकी दवाई मेडिसिन जांच की और ये कहा कि जी अगर आप हमारी मेडिसिन हमारे दिए गए तरीकाकार के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपको बीमारी लग जाए तो हम आपको डैमेजेस पे करेंगे। तो जो बंदा उनकी मेडिसिन को इस्तेमाल करता है वो उनकी कंडीशन को पूरा कर रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, वो चाहे एक बंदा हो चाहे 100 हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स तो हमने पढ़ लिए, अब इसकी कम्युनिकेशन रेवोकेशन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, लेकिन है बहुत अहम। पूरे चैप्टर में अगर आप मुझसे पूछे ना सर सबसे, वैसे तो हर कंसेप्ट ही अहम है, सबसे अहम कंसेप्ट कौन सा है, मैं कहूंगा ये। पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप अटेंटिव होकर सुने और समझे। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस होना लाजमी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी करनी चाहिए। साइलेंस तो एक्सेप्टेंस भी ना होती, कम्युनिकेट करनी चाहिए। कम्युनिकेशन का रूल क्या है, सुन ले। कम्युनिकेशन का रूल, ए ने बी को लेटर भेजा, बी ऑफर है मेरी, आप ये चीज 10 लाख रुपए में खरीदेंगे क्या? मैंने फैसला किया हाँ मैं खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस है। मैंने लेटर लिखा, आज है 20 तारीख, मैंने 1 तारीख समझ, 1 तारीख है आज, मैंने लेटर लिखा यस, और लेटर मेरे पास है, एक्सेप्टेंस है? नहीं है। ये एक तरह से मेंटल एक्सेप्टेंस है मेरी, लेटर लिख के जेब में डाल दिया, ये याद रखिए एक्सेप्टेंस। मैंने लेटर पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। लॉ इसके लिए टर्म यूज करता है कि आपने
ट्रांसमिशन मोड में एक्सेप्टेंस डाल दी ऐसे कि आउट ऑफ रीच हो गई। आउट ऑफ रीच का मतलब मैं वापस नहीं ले सकता। मैंने अगर जेब में लेटर डाला था ना तो वो मेरे विद इन रीच ही है, मैं जब चाहे निकाल के उसको फाड़ के फेंक सकता हूं। लेकिन जब मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या ईमेल सेंड कर दी तो वो मेरा आउट ऑफ रीच हो गया। लेकिन अभी उस तक नहीं पहुंचा, अभी इन प्रोसेस है। ये मैंने 1 तारीख को सेंड कर दिया, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? देखें, ऑफर का सिंपल रूल है, जिस वक्त ऑफर को पता चला उस वक्त कम्युनिकेट होगी। एक्सेप्टेंस के 2 रूल हैं। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है 2 फेजेस में। एक एज अगेंस्ट ऑफरर, पहला फेज क्या है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट ऑफरर, और दूसरा एज अगेंस्ट ऑफरी। भैया एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी, ये क्या बोला है? सुन ले, एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब है एज अगेंस्ट ऑफर। जब मैंने एक्सेप्टेंस दी, लेटर डाला बॉक्स में, आउट ऑफ एक्सेप्टेंस पावर हो गया आउट, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट ऑफर। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब है ऑफरर बाउंड हो गया, ऑफरर बाउंड हो गया। अब ऑफरर बैकआउट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है मैंने 1 तारीख को एक्सेप्टेंस डाल दी, अब अगर ऑफरर इस ऑफर को कैंसिल करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑफरर बाउंड हो गया। लेकिन ये एक्सेप्टेंस है एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी नहीं। इसका मतलब क्या है? ऑफरर बाउंड हुआ है, एक्सेप्टर अभी बाउंड नहीं हुआ। मैं अगर ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं। मैं अगर चाहूं तो अभी भी बैकआउट कर सकता हूं, बिल्कुल कैसे? ऑफर को कैंसिल करके। लेकिन शर्त यह है कि मेरी कैंसलेशन वाला मैसेज मेरी एक्सेप्टेंस से पहले पहुंचे, एक्सेप्टेंस से पहले पहुंचे। अगर एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंच गई तो याद रखे ये एज अगेंस्ट ऑफरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ये कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो जाएगी। अब मैं अगर बैकआउट करना चाहूं, एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहूं, नहीं कर सकता। भाई बात समझ आई? फिर से सुनिए, ऑफर की कम्युनिकेशन का एक ही रूल है कि ऑफरी को पता चलेगा तब कम्युनिकेट होगी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के 2 स्टेजेस हैं, एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफर के अगेंस्ट हो गई, यानी ऑफर बाइंड हो गया अब। और एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है कि अब ऑफरी भी बाइंड हो गया, यानी जब मुझे तक ऑफर पहुंची और मैंने एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दी तो ये कम्युनिकेशन हुई एज अगेंस्ट ऑफर। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है कि ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ऑफरर बैकआउट नहीं कर सकता, ऑफर अपनी ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। और जब ये लेटर ऑफरर तक पहुंच गया तो ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरी भी। इसका मतलब क्या है कि अब ऑफरी भी अगर चाहे तो बैकआउट नहीं कर सकता। तो ये बात समझ आए? तो अब मुझे बताइए, अगर एक्सेप्टेंस सेंड की लेकिन वो वर्क इन प्रोसेस है, रास्ते में है, ऑफरर कैंसिल कर सकता है इसको? नहीं, क्योंकि एज अगेंस्ट ऑफरर हो गई। एक्सेप्टर कैंसिल कर सकता है? यस, एक्सेप्टर कैंसिल कर सकता है, लेकिन कब कैंसिल करनी पड़ेगी? ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले पहले। बात समझ आई? नहीं, अभी नहीं आई। लॉ की जब तक रिक्वायरमेंट केस स्टडी से सॉल्व नहीं होगी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी चल बिल्कुल बिल्कुल
केस स्टडी, अच्छा पहले केस स्टडी कर लें कि ऑनलाइन टेस्ट कर लें? केस स्टडी कर लें, चले ठीक है। आ जाए, 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिएगा जी। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड जो आज हमने कंसेप्ट सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर और आई कैप की कुछ केस स्टडीज हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर? इस ऑफर की बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आजम wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, उसने स्टिपुलेटेड टाइम आ गया, 5 दिन के अगर रिप्लाई नहीं आता, the offer would be considered accepted. Babar did not reply. क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? साइलेंस नॉट एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो इससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। रीजन क्या है? साइलेंस नॉट एक्सेप्टेड, साइलेंस कैन नॉट बी अज्यूम्ड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, Laila offered to Maria her scooter for cash of ₹40,000. Maria accepted the offer and tendered का मतलब होता है प्रेजेंट की, उसको दी, and tendered ₹39,000 cash down. Cash down means down payment, immediately payment, promising to pay ₹1,000 by the evening. Is this a valid contract? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों नहीं है? सारी की सारी पेमेंट फौरी तौर पे करनी होती है। उसने देखे लैला ने ऑफर में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया था, इसका मतलब क्या है? पेमेंट इमीडिएटली होनी चाहिए थी सारी की सारी। अब उसमें अगर 10 रुपए भी कम है ना अगर, तो पेमेंट पूरी नहीं है, पेमेंट पूरी। अब देखें, अब इसमें देखें एक चीज तो होगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यहां तक, लेकिन आगे क्वेश्चन को आपने आगे एक्सपेंड करना है। आप कहेंगे ये मारिया की तरफ से काउंटर ऑफर है, लैला अगर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ, लेकिन लैला के पास ऑप्शन है, काउंटर ऑफर है, वो अगर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहां पे हम हो तो हम तो एक्सेप्ट कर लें, क्या 1,000 है ना, शाम को मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल लीगली जो पॉइंट होता है वो मैंने प्रेजेंट कर दिया। कुछ पता भी होता है ना, पार्टी भाग भी जाती है, वो कहते हैं 1,000 रुपया तो बचा। नेक्स्ट, डिस्कस वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड इन फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस हमने बताना है कॉन्ट्रैक्ट। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। प्रेस्क्राइब्ड मैनर आ गया ना। बाबर टेक्सटेड हिम एक्सेप्टेंस इन SMS, बाबर ने SMS भेजा, तो ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है। आजम रिस्पोंडेड टू दैट ही विल ओनली कंसीडर हिज एक्सेप्टेंस व्हेन ही विल रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई और कुछ हो ना हो, मुझे इतना पता चल गया, आजम ने लॉ पढ़ा हुआ है, उसे पता है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस लाना है तो फिर हमने बताना होता है कि हमें मंजूर नहीं है, वरना लॉ कहेगा एक्सेप्ट हो गई। उसने कहा ना, उसने कहा नहीं, उसने कहा, आजम ने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बाबर डिड नॉट सेंड एनी लेटर, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? बी, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर only. Babar sent him his acceptance by fax under acknowledgement. Azam did not insist on a letter to be sent. Babar did not send any letter. अब एक्सेप्टेंस हो गई? क्यों? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में तो नहीं है, लेकिन उसने इतराज भी नहीं किया। प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर ना हो तो पार्टी ने इतराज करना होता है, उसने चुप करके, तो इसका मतलब है लॉ अज्यूम करेगा कि एक्सेप्टेंस हो गई वैलिड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलें फिर। कामरान ऑफर्ड जमील 50 लैपटॉप्स फॉर ₹78,000 each and said that if you agree you will have to deposit 10% by tomorrow in my bank account. ये उसने कंडीशन बता दे। Jamil deposited 10% amount in Kamran's bank account the next day, but did not communicate otherwise.
लेकिन क्यों? अच्छा हो गया, आगे रीजन बताएं। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर इज एक्सेप्टेंस। उसने जो उसके साथ ऑफर थी, कंडीशन थी, उसको पूरा कर दिया, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। तो यह अज्यूम, हालांकि उसने स्पेसिफिकली इतला नहीं दी, लेकिन उसका ऑफर को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर कंडीशन के ऊपर अमल करना, इस बात का सबूत है कि उसे एक्सेप्टेड है। तो ये वैलिड, इज इट ए वैलिड एक्सेप्टेंस? बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस है भाई जी में। हाँ, कंडीशन तो उसने नेक्स्ट डे नहीं कर ली, नेक्स्ट डे ही कर लिया, टुमारो बोले तो नेक्स्ट डे, ठीक है, वही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, Adil offered by letter to sell a van to Kashif for rupees 100,000. The letter reaches Kashif on 8 मार्च। काशिफ को ऑफर कब मिली? ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 8 मार्च को कम्युनिकेट हुई ना। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। काशिफ ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट कर दिया? बताइए, 9 मार्च को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई? फिर बताइए, 9 मार्च को एक्सेप्ट, हाँ, एज अगेंस्ट ऑफर हो गई, शाबाश। अब लेटर रीचेज अदील ऑन 11 मार्च। अब क्या? अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एज अगेंस्ट ऑफर। अब इसका मतलब है 11 मार्च के बाद कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर सकती, लेकिन 11 और 9 मार्च के दरमियान में एक पार्टी बैकआउट कर सकती है, एक नहीं कर सकती। हाँ जी, नहीं, नाम बताइए यहाँ पे। 9 और 11 के दरमियान में काशिफ अगर चाहे तो एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस से पहले पहले रेवोकेशन पहुंचानी होगी। अच्छा, लॉ में ना कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के लिए वैलिड होता है और दूसरी पार्टी के लिए अभी ऑप्शन होती है कि वो छुटकारा हासिल करना चाहे तो कर सकती है। ऐसी सिचुएशन को लॉ में कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3, एक वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है? फारग, खत्म, इंतकाल, गया। वो कब होता है? एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए या इलीगल हो जाए, तो अब वो पहले तो वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो गया? इलीगल या डिस्ट्रॉय होने की वजह से वॉइड। एक है वैलिड कि जो सही है, अभी एग्रीमेंट किया, पूरा करना है। जब एक पार्टी चाहे तो बैकआउट कर सकती हो, यानी ऑप्शन हो बैकआउट करने की, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल। वॉइड नहीं कहते, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइड किया जा सकता है, किया जा सकता। तो ये बेसिकली 9 और 11 के दरमियान में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ काशिफ। भाई ये बात समझ आई कि नहीं? यही समझाने की कोशिश कर रहा था जो आपको समझ नहीं आई थी। अब समझ आ गई आपको? ये कम्युनिकेशन वाले 2 स्टेजेस वाले नहीं, अभी भी समझ नहीं आई, नहीं आई अभी भी। आगे चला, अगला केस स्टडी कर रहे हैं। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹400,000. Sanam accepted the offer and enclosed a pay order ₹150,000 with a promise to pay the balance in monthly installment of ₹62,500. साहब हम कहें भाई हमने तो एक मारिया वाले केस में तो 1000 शाम तक उसने कहा था, हमने वो नहीं मारा खाता था हमें, ये तो फिर महीनों पे बात चली गई है। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? बल्कि ये क्या है? काउंटर ऑफर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वेदर इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ यही लिख देंगे ना और घर आ जाएंगे। आगे बताना भी पड़ेगा कि नहीं, आगे यह से बताना पड़ेगा, आगे ये बताना पड़ेगा कि अगर मुराद चाहे इसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये असल में उसने काउंटर ऑफर कर दिया दूसरी पार्टी ने। काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होती, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है।
लेकिन अगर मुराद चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट, ऑन 3 सितंबर, ओ हो बड़ी केस, ऑन इसका आप ना नोट करते जाए डेट्स, इसमें फिर ना आगे चलते चलते ना भूल जाए कि ऑफर कब आई थी, एक्सेप्टेंस कब हुई थी, एज अगेंस्ट ऑफर कब हुई थी, एज अगेंस्ट ऑफरी कब हुई थी। स्टार्ट कहते हैं, ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर ₹50,000। तो बताइए ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है? 3 सितंबर। सारे गलत। 3 सितंबर को तो ऑफर सेंड किया। ऑफर तो कम्युनिकेट तब होती है जब ऑफर तक पहुंचे। पहला डिसीजन ही गलत कर दिया आपने, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। हाँ, तब लिख लें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, हाँ 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को ऑफर कम्युनिकेट हो गई। ऑन 6 सितंबर 2018 गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर, नहीं एज अगेंस्ट ऑफरर, नहीं सलीम। केस स्टडी कर रहे हैं भाई, केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। तो एज अगेंस्ट सलीम, अब लिख लें इसका मतलब क्या है? अब सलीम अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन गाजी करना चाहे कर सकता है। तो 6 सितंबर लिख लें, ये क्या है? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड एज अगेंस्ट सलीम। द लेटर रीच सलीम ऑन 8 सितंबर 2018। ये गाजी का केस है। हाँ, गाजी का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड एज अगेंस्ट गाजी। इसका मतलब है 8 सितंबर को ठप्पा लग गया कॉन्ट्रैक्ट, यस ओके वेल, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आगे भी कहानी लेके चल भाई, यहां तक मुझे बताएं समझ आएगा नहीं? आगे चलते हैं। कह रहा सलीम रोट ए लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर 2018। सलीम ने लेटर ऑफ रेवोकेशन भेजा गाजी को 5 सितंबर को, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब वो उस तक पहुंचेगा, पहुंचा कब? 7। तो हमारे लिए रेवोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 की डेट नहीं अहम, 7 की डेट अहम, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक्सेप्टेंस 2 फेजेस में होती है, ऑफर हो रेवोकेशन हो तभी होगी जब अगली पार्टी को पता चलेगा। तो इसमें जो रेवोकेशन है 7 सितंबर को। अब मुझे बताइए 7 सितंबर को सलीम रिवोक कर सकता है कौन? कितने स्टूडेंट का ख्याल है सलीम रिवोक कर सकता है? 7 तारीख। कितनों का ख्याल है नहीं कर सकता? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई थी एज अगेंस्ट सलीम? यानी 7 तारीख को एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट सलीम कम्युनिकेट हो गई थी। सलीम अब बाउंड है, बिल्कुल। सलीम रिवोक नहीं कर सकता, सलीम रिवोक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन गाजी के पास ऑप्शन है, वो रिवोक कब तक रिवोक कर सकता है? 8 तारीख से पहले पहले, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, समझ। तो अब मुझे बताइए, कह रहा है व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। अच्छा, ये ना उसने, अब मैं क्या कहूं, नहीं कमेंट करना, कोई अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं उसने बनाई। होना चाहिए था उसे तरतीब से। अगर आप फॉरेन बॉडीज के क्वेश्चन देखें ना, एसीसी वगैरह के, वो तरतीब से लिखते हैं। बताइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुई थी पहली रिक्वायरमेंट में, अगली रिक्वायरमेंट में अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुई थी,
फिर उसके बाद आगे एज अगेंस्ट सलीम, एज अगेंस्ट, यानी अलग-अलग पार्ट्स में पूछता है। इसमें उसने सारी चीजें मिक्स करके एक ही स्टेटमेंट में उसने कहा ये लो। इसमें रिस्क क्या होता है भला? बाज़ औक़ात हम बताने में ऑफर का बता दिया, आगे एक्सेप्टेंस के बारे में हो सकता है कुछ स्टूडेंट, सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट स्किप कर जाए, या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों बताए लेकिन सलीम के बारे में बताया, गाजी के बारे में भूल गए। ठीक है, लेकिन हमने मुझे बताइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हर डेट के साथ लिख दिया ना कि ये ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है, ये अगेंस्ट गाजी है कि सलीम है। दोबारा करने की जरूरत है नहीं, अगर कहते हैं तो कर देते हैं दोबारा, टाइम है अभी नहीं? अच्छा चले कोई बात, घर जाके फिर आपने खुद देखा दोबारा। बहुत अच्छा सवाल है ये। वेदर ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी? भाईजान हो गया ना, क्योंकि रेवोकेशन वैलिड नहीं है। सलीम ने देर कर दी आते आते, रेवोकेशन नहीं है। जी 7 सितंबर को रेवोकेशन लेटर पहुंच गया। 7 सितंबर को रेवोकेशन लेटर पहुंच गया है, लेकिन 6 तारीख को कहानी हो गई थी पूरी। क्या गाजी के पॉइंट एज अगेंस्ट ऑफर और एज अगेंस्ट ऑफरी का कंसेप्ट नहीं क्लियर आपको? हाँ कोई बात नहीं, घर जाके ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको समझ आ गई है ना उनके लिए भी घर जाते जाते आपको होता है आधे कंसेप्ट हमारे जहन से निकल चुके होते हैं। तो शाम को आपने ये, बाकी और कुछ करें ना करें, आज ये क्वेश्चन आपने शाम को लाजमी करना है। ठीक है, फिर अपने हाथ से करेंगे, फिर आपको सारी सिचुएशन क्लियर होगी। और इसमें कुछ खुद से करेंगे ना, अभी चाहे क्लास में समझ आ भी गई है, घर जाएंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी डेट्स में। आपने हर डेट पे रुक के ये जरूर सोचना है कि इस डेट की रेलिवेंस क्या है, ये ऑफर वाली डेट है कि एक्सेप्टेंस वाली है कि रेवोकेशन वाली है, अगेंस्ट ऑफरर यानी सलीम है कि अगेंस्ट ऑफर यानी गनी है। सलीम ने एक्सेप्टेंस लेटर 8 को रिसीव कर लिया, सलीम ने एक्सेप्टेंस लेटर बाय गाजी, ठीक है। उसके बाद जो रेवोकेशन लेटर था गाजी के पास आया 7 को आया था। अब क्या होगा? देखिए, चूंकि एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट सलीम 6 तारीख को हो गई थी, इसीलिए 7 तारीख को सलीम रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे लेटर उसने पहले भेज दिया, लेकिन इफेक्टिव तो तब होगा ना जब गनी के नॉलेज में आएगी रेवोकेशन। इसको चाहिए ये था लेटर देने के बजाय फोन करके कहा था 5 तारीख को ही फोन करके कह देता। ठीक है, लेकिन इसमें लेटर के जरिए से ज्यादा कम्युनिकेशन का रूल लगेगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। Tara Ahmad being interested in purchasing Adil's DHA property sent him this letter on 1 मार्च 2019। अहमद DHA प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, उसने आदिल को लेटर भेजा। I have heard that you are selling your DHA property। मुझे पता चला तुम DHA सेल कर रहे हो। I am very much interested in purchasing it। Will you please consider selling the same to me? What is the highest price you have been offered so far? ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या मिले है? 35। आदिल हाईएस्ट कोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी 35 मिलियन। अच्छा, ये लाइन जरा गौर कीजिए, हाईएस्ट कोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज 30। क्या ये ऑफर है? क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अहमद रिप्लाइड, I agree to buy your DHA property for 36 million. Subsequently, Adil received an offer from Hamid quoting rupees 38 million for the said property. ठीक है, 30। अच्छा, अब देखें, बाद में आदिल को एक बड़ी दूसरी पार्टी ने 38 मिलियन दिया, आदिल ने उसको बेच दिया। बताइए क्या आदिल और अहमद के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। असल में ये जो लाइन थी ना, हाईएस्ट प्राइस जो बताई, ये इंफॉर्मेशन थी, ऑफर नहीं थी। ये जो अहमद ने 36 मिलियन कहा ना, ये ऑफर थी जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं की, 38 मिलियन को बेच दिया। तो बिल्कुल सही किया किसने? आदिल ने।
और अहमद फारिग है अब। चलें जी। हाँ लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई। हाँ मोबाइल हाँ मोबाइल निकाल लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए जाते जाते। पास कीजिएगा 1 मिनट जी। अब हम ऑनलाइन क्विज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज के लेक्चर पे बेस कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं आगे बोलता हूँ, आप करते रहे अपना काम, मैंने थोड़ा टेम्पो बनाना ना। तो हाँ अब हमने वैसे असल में ना आइडियली मेरे ख्याल में क्विज पहले होना चाहिए ताकि कंसेप्ट वार्म अप हो जाए। केस स्टडी की डिस्कशन बाद में होनी चाहिए क्योंकि केस स्टडी में थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं ना। तो अब आप केस स्टडी इतनी कर चुके हैं, ये आपको हलवा लगेगा सर, ये क्या छोटे छोटे कंसेप्ट पूछ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन बाहर आते हैं, अच्छी बात है, फिर भी कम से कम ये है हमारी इसी बहाने रिव्यू नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं कल से भी चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई जैसे आप कहेंगे वैसे चले। कोड अच्छा उसी तरह आपको पता है ये आपने menti.com पे जाना है और कोड 17600143 एंटर करें। अपना कोई शुभ सा नाम रख लें जो भी आप पसंद करें। अराइज आईडी वैसे लिख लें तो वो बेहतर है। जी कनेक्ट पैकेज अच्छा बना नहीं, कभी कभार नेट में प्रॉब्लम होती है, अच्छे नेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, सब्र करें। आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लें लाइव, कोई बात नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है सिस्टम कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं डेली सिस्टम जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। menti.com पे आज के क्विज में 7 क्वेश्चन है, आंसर करेक्ट भी होना चाहिए, क्विक भी होना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता ना देखें, जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे चलेगा ना, मैं इनका डिफिकल्टी लेवल और जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है ना अंदर, इसको बढ़ाता रहूंगा ताकि आपको 30 सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पर। आपको बताया था ना 3 फायदे होते हैं इस तरह के ये ऑनलाइन टेस्ट के। 3 फायदे, एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, दूसरा रीडिंग पावर बढ़ती है और तीसरा एनालिटिकल स्किल, ठीक है। और एग्जाम में जैसे आपको प्रेशर आता है ना, टाइम प्रेशर, हल्की आंच पे टाइम प्रेशर भी फील होता है। हाँ हल्का, हाँ। चलें जी, टॉप 5 स्टूडेंट्स को 50 रुपीज ईच। जी करें स्टार्ट। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। Azam sold business to Babar. Jazib sent an order to Azam by name. जाजिब ने ऑर्डर किसको दिया? आजम भाई। बाबर रिसीव्ड ऑर्डर क्योंकि बाबर ने खरीद लिया था उससे, एंड सप्लाइड गुड्स। इज जाजिब लायबल टू एक्सेप्ट द गुड्स? क्या जाजिब एक्सेप्ट, क्यों लायबल क्यों नहीं है? देखिए जब जाजिब ने ऑर्डर दिया किसको दिया? आजम को दिया कि बाबर को? अब बाबर और जाजिब ने ऑर्डर दिया किसको दिया? आजम को दिया, बाय नेम। बाय नेम एक्सेप्ट किसने किया? बाबर। तो जिसको ऑफर की जाए कोई दूसरा एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, इसीलिए जाजिब गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए लायबल नहीं है। क्लियर हुई है बात? यहां पे अगर थोड़ा सा चेंज होता ना, ये लिखता बाय नेम का लफ्ज ना लिखता, बल्कि लिखता बाय नेम ऑफ शॉप। बाय नेम ऑफ शॉप, दुकान, दुकान सेल की ना, तो चूंकि दुकान तो वही, बिजनेस वही है, उस सूरत में ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता, ये ऑर्डर इसको एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि उस सूरत में ऑफर आजम को नहीं
बल्कि शॉप को की गई, बिजनेस को की जाती। नहीं समझ आ रही? इसमें सिंपल कंसेप्ट यह है कि जिसको ऑफर की गई है उसने नहीं, किसी दूसरे ने एक्सेप्ट किया। और हमारा चूंकि रूल है कि एक्सेप्टेंस ऑफरी की तरफ से आनी चाहिए, वो यहां पे नहीं पूरा हो रहा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। किसी का कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत किया है, वो जाजिब लायबल नहीं है। वो कहेगा भाईजान मुझे तो आजम पे एतबार था, ठीक है, वो सही चीजें मुझे बेचता होता था। अब ये बाबर पता नहीं कैसी पार्टी है, तो चूंकि बाय ऑफर की गई थी आजम को, एक्सेप्ट कर ली बाबर ने, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, Adil asked Mohsin to send a reply offer by email, but Mohsin sent reply by letter. Is acceptance binding on Adil? नहीं, ये डील पे बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, अगर ये केस स्टडी होती ना तो हम इसमें कहानी को मजीद आगे फैलाते। हम कहते हैं हाँ, लेकिन अदील को चाहिए, हाँ, वो डील चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं तो उसको चाहिए कि उसको बताए। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने यस नो एक ही ऑप्शन पूछी है तो हम इसको नो कहेंगे, ये वैलिड एक्सेप्ट। क्यों? रीजन क्या है? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए ना, नहीं है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन मोड में डाल दिया, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज बाइंडिंग हो जाएं। अभी ये भी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला है और उस पार्टी तक पहुंचा नहीं है। यह है एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर। इसका मतलब है एक्सेप्टर अगर चाहे कैंसिल कर सकता है। तो उसको मैंने क्या कहा था, ये वाइडेबल है। एड द ऑप्शन ऑफ एक्स, एड द ऑप्शन ऑफ ऑफरी, हाँ ऑफरी या एक्सेप्टर, शाबाश। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होता जब वो पहुंच जाता उस तक, अभी रास्ते में है तो एक पार्टी अभी भी बैकआउट करना चाहे कर सकती है। ये पता है ना, एक्सेप्टेंस वर्क इन प्रोसेस एक्सेप्टेंस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। भाईजान मुझे पूछ रहे थे आपको ऐसा कल, ये समझ आया ना? क्लास के स्टार्ट में पूछा था आपने, आज के लेक्चर के शुरू में, तो मैंने कहा था बताऊंगा। ये बात समझ आ गई ना कि रास्ते में अगर एक्सेप्टेंस है तो वो एक पार्टी के लिए तो बाइंडिंग है, दूसरी यानी एक्सेप्टर के लिए अभी बाइंडिंग नहीं है, वो उसको कैंसिल करना चाहे कर सकता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के लिए कैंसिलेबल हो तो उसे क्या नाम देते हैं? वाइडेबल। वो वैलिड नहीं है। कुछ आई समझ मेरे भाई? हाँ, चलें आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, सिंपल। अब इसमें भी अगर किसी ने गलत किया हुआ ना तो कोई बात नहीं। हाँ अच्छे,
कोई बात नहीं, इन्होंने भी रिवाइज नहीं किया होगा, आज घर जाके रिवाइज कर लेंगे। कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है, आगे चलें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया था, ये स्टेट थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ जी, पहले इजी वाली ऑप्शन ये तो क्लियर, ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड में सब्सिक्वेंटली भी एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑफर एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। दूसरा, लेटर ऑफ ऑफर में भी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी गलत है, पहले ऑफर होते फिर एक्सेप्टेंस। अब जरा सुनिएगा इसको, ए प्रपोजल में, प्रपोजल मींस ऑफर, ऑफर में बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अब देखें, एक्सेप्टेंस ऑफरर को अभी कम्युनिकेट नहीं हुई, इसका मतलब अभी रास्ते में है। अगर एक्सेप्टेंस अभी रास्ते में है, एक्सेप्टेंस अभी रास्ते में है, ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है। ये गलत है। हाँ जी बिल्कुल, ये गलत है। हमने स्टेटमेंट कौन सी ढूंढनी थी? तो ट्रू क्या है? एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बिफोर इट इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बिल्कुल, इसका मतलब है जो रास्ते में है तो एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहे कर सकता है। ये दो बिल्कुल इजी थे, साबित करना कि गलत है। ये थोड़ा सा सोचना था। हाँ जी, तो जहां पे आपको समझ नहीं ना आती आप कहते हैं यही ठीक होगा, है ना। पहले मैं इसको इधर करना है, फिर मैंने कहा नहीं आपको समझ ये भी नहीं आनी, आपने फिर तुक्का लगाया ना तो फिर वो तुक्का सही हो जाना है। तो मैंने ऑप्शन को भी इस जगह पे रखा, तुक्का लगाए तो वो गलत ही हो जाए। बहरहाल चले आगे चलते हैं। अब हमारे टॉपर्स है क्वेश्चन। हाँ भाई, लक्ष्मी पैसे लेके आए हैं, ठीक है। नहीं, इंप्लाइड ओरल नहीं होती। अच्छा, साइलेंस होती है, साइलेंस। हाँ, बाय कंडक्ट, ठीक है। साइलेंस होने खुदा का कलब कलब के बताया आपको, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाँ, जब चुप करके कंसिडरेशन रिसीव करते रहे ना तो वो एक्सेप्टेंस होती है। बाय कंडक्ट ही समझा जाता है, बाय कंडक्ट। चलिए भाई जल्दी करें। 129848 129848, शाबाश। फर्स्ट 15547 15547, शाबाश। वो कोने में बैठे भाई। और नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, शाबाश। फोर्थ पोजीशन पे 15634, फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, कोई नहीं है, ये मुझे दे दो। ये नहीं, फिर चल चले बस, ठीक है। आप बाद में फिफ्थ पोजीशन पे जो है वो बाद में भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाद में लिख। आज का लेक्चर, अच्छा आज आपने घर जाके ये केस स्टडी सारी पढ़ी और एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करने हैं। आएगा भी एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।